1899 एपिसोड 1 द शिप। कहानी के स्टार्टिंग में हमें मोरा फ्रैंकलिन को दिखाया जाता है। मेंटल हॉस्पिटल में वो अपने फादर पर चिल्ला रही थी और कह रही थी कि मेरे भाई को पता चल गया था कि उस शिप में क्या हुआ था। क्या किया तुमने मेरे भाई के साथ, और मैं पागल नहीं हूँ। स्टाफ उसे खींच के ले जाते हैं 1011 रूम में। तभी मोरा की आंख खुलती है और हम देखते हैं कि मोरा तो एक सपना देख रही थी। इस वक्त वो होती है एक शिप पर जो कि न्यूयॉर्क जा रहा है। उसी के पास में एक न्यूज़पेपर पड़ा है जिसमें प्रोमेथियस शिप के बारे में लिखा है जो कि 4 महीने से लापता है। उसके पास उसके भाई का एक लेटर भी है जिसमें लिखा है कि मुझसे न्यूयॉर्क आके मिलो। यानी कि मोरा अपने भाई को ढूंढ रही है। यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि मोरा 1011 रूम में ही ठहरी है। शिप के निचले हिस्से में दिखाया जाता है जहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे थे। के बीच यही बात चल रही थी कि आखिर प्रोमेथियस शिप अचानक कैसे गायब हो गई। शिप पर प्रोमेथियस शिप के बारे में तो बातें हो ही रही थी क्योंकि फिलहाल जिस शिप में वो सफर कर रहे हैं वो भी उसी कंपनी से थी। शिप के फर्स्ट क्लास में दिखाया जाता है। इस क्लास में वो लोग सफर कर रहे हैं जो कि रिच और वीआईपी हैं। और अभी अपना डिनर कर रही होती है कि उसके पास एक लेडीज आके बैठती है और बैठे सभी मुसाफिर के बारे में अपना ओपिनियन देती है। उनके सामने एक न्यू मैरिड कपल बैठा होता है जिनको देखकर ये लगता है कि इन दोनों में प्यार ही नहीं है। एक जापानी लड़की और एक उसकी नौकरानी भी होती है। उस लेडी का कहना होता है कि यहाँ पर सभी किसी न किसी चीज से भाग रहे हैं और मेरे हिसाब से तुम भी किसी चीज से भाग रही हो। वैसे मोरा ने इंग्लैंड में डॉक्टर की पढ़ाई की है, लेकिन इंग्लैंड में औरतों को पढ़ने तो दिया जाता है लेकिन उन्हें प्रैक्टिस कभी नहीं करवाया जाता। तभी वहाँ पर क्रेस्टन नाम का एक लड़का आता है और वो उनसे हेल्प मांगता है और सभी से कहता है कि यहाँ पर कोई डॉक्टर है तो मेरे साथ चलिए, मेरी सिस्टर को मदद की जरूरत है। अभी वहाँ पर गार्ड आते हैं और उसे खींच के ले जाते हैं क्योंकि 3rd क्लास वाले को 1st क्लास में आना बिल्कुल मना था। मोरा ये सुनकर क्रेस्टर के पीछे चली जाती है। जब वो उसके सिस्टर को चेक करती है तो बच्चा उल्टा मुड़ गया था जिससे उसे दर्द हो रहा था। बच्चे को सीधा कर देती है और उसका दर्द कम हो जाता है। उस न्यू मैरिड कपल को दिखाया जाता है और उस लेडीज की ये बात सच थी। सिलेमेंस और लुकियम के बीच में बिल्कुल प्यार था ही नहीं। मोरा की मुलाकात शिप के कैप्टन यैक से होती है। एक मोरा से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो क्योंकि 1st क्लास के लोग 3rd क्लास वाले के इधर नहीं आ सकते। तभी वहाँ पर शिप के क्रू मेंबर्स आते हैं और कैप्टन को बताते हैं कि किसी दूसरे जहाज से हमें कोऑर्डिनेट भेजे जा रहे हैं। वो कोऑर्डिनेट भेजे जा रहे थे प्रोमेथियस शिप से। ने केवल ये सिर्फ अंदाजा लगाया था, हो सकता है कि प्रोमेथियस शिप अब तक डूबी नहीं हो। कैप्टन डिसाइड करते हैं कि जहाँ से कोऑर्डिनेट भेजे जा रहे हैं वो उस शिप तक जाएंगे। कैप्टन के ऑर्डर पर शिप को मोड़ दिया जाता है। यहाँ पर उन दोनों भाइयों को भी दिखाया जाता है क्योंकि शिप के मुड़ने से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। यही कहना होता है कि हम वापस नहीं जा सकते। मोरा कैप्टन यैक से मिलने आती है और उससे शिप मोड़ने का रीजन पूछती है। कैप्टन उसे बताता है कि प्रोमेथियस शिप से उन्हें कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं तो हो सकता है कि वो शिप वहाँ पर हो, लेकिन वो इस चीज के लिए अभी भी श्योर नहीं है। इस बात को बीते हुए 4 महीने बीत चुके थे। ये चांस बिल्कुल कम है कि वहाँ पर कोई बचा हुआ होगा। अगर खाना पीना उनके शिप में बचा हुआ होगा तो शायद कोई बचा भी होगा। हम देखते हैं कि कैप्टन के पास भी एक लेटर है जिसमें लिखा है जो खो गया था वो मिल जाएगा। कि यात्रियों को जब ये पता चलता है कि जहाज ने अपना रास्ता बदल लिया है तो वो कोई भी खुश नहीं होते। कप्तान के इस फैसले पर उंगली उठाते हैं और कहते हैं कि उन सभी ने 7 दिनों में न्यूयॉर्क पहुंचने के लिए बहुत अच्छा पैसा दिया है। अब हम ओलेग को देखते हैं जो कि इंजन में कोयले डालने का काम करता है। ये उसका लंच करने का टाइम था। तभी वहाँ पर जेरोम नाम का एक आदमी आ जाता है जो काफी घबराया हुआ था। वो ओलेग से उसका ब्रेड मांगता है खाने के लिए। ओलेग उसे अपना ब्रेड दे देता है। इधर शाम के डिनर पर मोरा नीचे खाना खाने नहीं जाती और शिप के बाहर की तरफ होती है। कैप्टन उसके पास आता है, उससे बातें करता है। उसने सुना है कि वो डॉक्टर है। मोरा कहती है कि अफवाहें बहुत जल्दी फैल जाती है। आपके बारे में भी मैंने काफी अफवाहें सुनी है। उनके बीच बात चली रही होती है कि उन्हें सामने एक जहाज दिखाई देता है। जैसे जैसे वो पास जाते हैं वो देखते हैं कि जहाज बिल्कुल अंधेरे में है। इस अंधेरे की वजह से जहाज पे कोई नहीं दिख रहा था, इसलिए वो एक लाल कलर के फायर गन को चलाते हैं। उसकी रोशनी में हम देखते हैं कि जहाज में कोई भी नहीं है। क्रू मेंबर्स कैप्टन से कहते हैं कि उन्हें पहले कंपनी को सूचित करना चाहिए, लेकिन कैप्टन उन्हें रोकता है और उनसे कहता है कि एक लाइफ बोट को नीचे उतारो, वहाँ पर जाकर हमें देखना होगा कि उस जहाज में कोई है भी या नहीं। लेकिन वहाँ पर जाने के लिए कोई रेडी नहीं होता, इसलिए कैप्टन वहाँ पर जाने के लिए खुद रेडी हो जाता है। उसके साथ मोरा भी जाने के लिए तैयार हो जाती है और कैप्टन बाकी क्रू मेंबर से कहता है कि जाकर कंपनी को सूचित कर सकते हो। वो लोग लाइफ बोट की तरफ जा रहे होते हैं तो वहाँ पर उन्हें ओलेग और जेरोम भी मिल जाते हैं।
कैप्टन उन्हें भी साथ चलने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर एक क्रू मेंबर्स कहता है कि यहाँ पर इतनी शांति क्यों छाई हुई है, और उस जहाज को देखकर ऐसा लग रहा है कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि मौत पास ही हो, और जब मौत पास होती है तो समुद्र को पता चल जाता है। कैप्टन उनकी ये सारी बातें नहीं सुनता और उन सभी को लेकर लाइफ बोट में नीचे उतर जाता है। जैसे जैसे उस जहाज के करीब पहुंच रहे थे, जहाज उन्हें साफ दिखाई दे रहा था। फॉर्म हो जाता है कि ये प्रोमेथियस शिप ही है। जैसे ही वो प्रोमेथियस शिप के पास पहुंच जाते हैं, कोऑर्डिनेट्स आना बंद हो जाते हैं। वो लोग कहते हैं हो सकता है कि उन लोगों ने हमें देख लिया हो, उन्हें पता चल गया हो कि हम उनके हेल्प के लिए आ रहे हैं। कैप्टन अपने लोगों के साथ प्रोमेथियस शिप में उतर जाते हैं। शिप की हालत बिल्कुल बंजर हो चुकी थी, अंदर का सारा सामान तहस नहस हो चुका था। यहाँ का सन्नाटा बहुत कुछ कह रहा था। फिर हम देखते हैं क्रेस्टर जो दो भाई होते हैं, उसमें से एक भाई जिसका नाम एंजल होता है, उससे सिगरेट पीने के लिए मांगता है। एंजल उसे सिगरेट देने से पहले खुद पीता है और फिर उसे देता है, पर क्रेस्टर उससे कुछ नहीं कहता और सिगरेट पीता है। हमें उस जैपनीज लड़की को दिखाया जाता है और हमें पता चलता है ये दोनों माँ बेटी है और जैपनीज होने का नाटक कर रहे हैं। ये दोनों भी कोई बड़ी बात को छिपा रहे थे। प्रोमेथियस शिप में देखते हैं कि कैप्टन को एक रिबन मिलता है जिसे उठाकर वो अपने पास रख लेता है। इसके बाद वो सबसे पहले कंट्रोल रूम में जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि टेलीग्राम तो टूटा हुआ था, तो कोऑर्डिनेट कहाँ से आए। पूरे शिप पे छानबीन करने पर भी उन्हें कोई नहीं मिलता। के मुताबिक शिप पे कोई तो होना ही चाहिए था, क्योंकि किसी ने इस शिप से कोऑर्डिनेट तो जरूर भेजा था। तो तभी उन्हें एक ड्रॉर में से आवाज आती है खटखटाने की। बाहर से किसी ने बंद कर दिया था, तो सब उसे खोलने के लिए मना कर देते हैं, लेकिन मोरा उसे खोल देती है। उसके अंदर हम देखते हैं तो उसमें एक छोटा सा बच्चा होता है। सब उस बच्चे को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आखिर उस शिप में कोई नहीं था, तो वो सिर्फ अकेला कैसे बचा। वो बच्चा बाहर आता है और मोरा को एक ब्लैक कलर का पत्थर देता है, जो कि ट्रायंगल शेप में था। इधर कैप्टन की शिप पे हम डेनियल नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि पूरी तरह से बिका हुआ था। वो अपनी हथेली को खोलता है और उसमें से ग्रीन कलर का बिटल निकल आता है, जो उसके रूम के अंदर जाकर उसके रूम का डोर खोल देता है। एपिसोड 2 द बॉय। हम देखते हैं आई के एक सपना देख रहा है। वो एक जंगल में और उसे एक बच्चे की गाने की आवाज सुनाई दे रही है। वो उस आवाज को फॉलो करते हुए जाता है, जहाँ पे उसे सामने एक बड़ा सा घर दिखाई देता है और उसमें 2 जन खड़े हुए होते हैं। अचानक उस घर में आग लग जाता है और इसी के साथ आइक अपने सपने से जग जाता है। फिर कैप्टन को क्रू मेंबर्स बुलाने आ जाते हैं और कैप्टन से कहते हैं कि उन्होंने कंपनी से संपर्क किया था। कंपनी ने जवाब में ये लिखा है कि उस शिप को डुबा दो। वो ये भी बताते हैं कि जब से वो लोग यहाँ पर आए हैं, तब से उनका कंपास भी काम करना बंद कर दिया है। शिप में मौजूद हर कंपास बस तेजी से घूमता जा रहा है। शिप के निचले हिस्से में देखते हैं ओले काम कर रहा था, पर उसके दोस्त उससे पूछ रहे थे कि उस शिप में सिर्फ वो अकेला बच्चा कैसे मिला। शिप पर सभी इस बात से परेशान थे कि प्रोमेथियस शिप में सिर्फ एक बच्चा ही मिला। उस शिप पर बहुत सारे लोग सवार थे। तभी वहाँ पर कैप्टन ओलेग को ढूंढते हुए आते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम पता लगाओ कि यहाँ पर और कितने कोयले बचे हुए हैं और ये बात सीक्रेट रखना। ये कहकर कैप्टन वहाँ से चले जाते हैं। कैप्टन मोरा से मिलने आते हैं और उससे पूछते हैं क्या उस बच्चे ने तुम्हें कुछ बताया, आखिर उस शिप में हुआ क्या था। इस पर मोरा कहती है कि उसने अभी तक कुछ भी नहीं बताया है। उनको वहाँ पर गुनगुनाने की आवाज सुनाई देती है। ये सिर्फ कैप्टन को ही सुनाई दे रहा था, मोरा को नहीं। और इधर थर्ड क्लास में हम देखते हैं कि क्रेस्टर की छोटी बहन नीना उसे नहलाने में मदद कर रही है। उससे कह रही है कि वो जब घर पहुँचेंगे तो वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बनेगी, क्योंकि उसे मोरा की तरह बनना था। पर उसका भाई उसे डांटता है और कहता है कि तुम सिर्फ अपनी गुड़िया से खेलो, ये सब सपने देखना बंद कर दो। दरअसल क्रेस्टर के माता पिता बहुत ही ज्यादा धार्मिक थे। वो लोग हमेशा अंधविश्वासी बातें करते हैं। इससे क्रेस्टर भी परेशान हो चुका था। उसके चिल्लाने पर उसकी बहन नाराज हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। उसकी बहन के जाने के बाद वहाँ पर एंजल आ जाता है और वो क्रेस्टर को सिगरेट बॉक्स गिफ्ट में दे देता है। उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम इसे रख लो। अभी वहाँ पर कैरीना आ जाती है। एंजल के जाने बाद कैरीना उससे पूछती है कि वो कौन था। क्रेस्टर कहता है मैं उसे नहीं जानता। मोरा जब अपने रूम के पास आ रही थी तो वो डेनियल को देखती है। डेनियल उससे कहता है कि ये आपका रूम है, आपके रूम में से किसी की आवाज आ रही थी। मोरा उससे कहती है कि मैंने पहले कहीं तुम्हें देखा है। इस पर डेनियल उसे कहता है हम पहले कभी नहीं मिले, और अपना नाम डेनियल बताकर अंदर चला जाता है। मोरा अंदर उस लड़की को खाना खिलाने की कोशिश करती है, पर वो कुछ भी नहीं खाता और उसके चेहरे को देखकर लग रहा था बहुत ही उदास है। मोरा उससे पूछती है कि आखिर उस शिप पर क्या हुआ था, लेकिन इस बार भी उसे कोई जवाब नहीं मिलता। आगे देखते हैं लिंगी के पास लूसियम आता है। उसे पूछता है कि तुम्हारे हिसाब से उस शिप पर क्या हुआ होगा। लिंगी उसे कोई भी जवाब नहीं देती। मॉम के साथ वहाँ से चली जाती है। वहाँ पर हम उस लेडी को भी देखते हैं जो कि लिंगी और लूसियम पर नजर रख रही थी। इधर जेरोम सेलेमेंस और लूसियम के कमरे में चुपके से घुस जाता है। वहाँ की टेबल पर एक बैच रख देता है और जब
क्लेमेंस वॉशरूम में चल जाती है, चुपके से उस रूम से बाहर आ जाता है। इधर कैबिन में कैप्टन के बारे में बातें हो रही होती है, क्योंकि कैप्टन ने अभी तक कोई भी ऑर्डर नहीं दिया था। उन्हें कंपनी से भी मैसेज मिल चुका था। वो लोग कह रहे होते हैं कि कैप्टन के बस में अब कुछ भी नहीं है। वो हर चीज को अपने बीते हुए कल से जोड़ लेते हैं। फिर हमें पता चलता है कि आइले की वाइफ ने अपनी तीनों बेटियों के साथ घर में आग लगा दी थी और सभी उसे आग में जलकर मर गए थे। आइले को फिर से वही धुन सुनाई देने लगता है, इसलिए वो उसको फॉलो करते हुए एक रूम के अंदर आ जाता है और उसे उसकी पत्नी और तीनों बच्चियां दिखाई देती है। कि बड़ी बेटी उससे कहती है कि आप जब चले जाते हैं तो माँ बहुत परेशान हो जाती है। मैंने उनसे कहा भी था कि आपको जाने दे, आपको जमीन से ज्यादा समुद्र पसंद है। आइले अपनी बेटी को गले से लगा लेता है और उससे कहता है मुझे तुम सबकी बहुत याद आती है। अभी वहाँ पर फिर से आग लग जाती है और देखते हैं ये आइले का वहम था। पर अजीब बात ये थी कि वहम से निकलने के बाद भी वो एक टूटी फूटी रूम के अंदर ही था। उस रूम में उसे स्टेयर भी दिखाई देते, जिसे चढ़कर वो अपने ही रूम में पहुंच जाता है। ये बड़ी चौंकाने वाली बात थी कि वो इस जहाज का कैप्टन है। उसे इस शिप के कोने कोने के बारे में पता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसके बेड के नीचे एक सीक्रेट रूम है। मोरा उस बच्चे से बात करने की कोशिश कर रही होती है और उसे बताती है कि बचपन में उसके पिताजी ने उसे एक जगह पर अकेले छोड़ दिया था। ऐसा करने से ये पता चलता है कि आप किस तरह के इंसान हो। और उस बच्चे के कान के पीछे एक निशान को देखती है। उस निशान के बारे में उससे पूछती है। वो बच्चे उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे चुप रहने के लिए इशारा करता है। अभी वहाँ पर आइक आ जाता है और उस बच्चे से जबरदस्ती पूछने लगता है कि आखिर उस शिप में हुआ क्या था। मोरा उसे रोकती है और उसे रूम के बाहर ले आती है। कैप्टन उसे बताता है कि उस शिप पर जरूर कुछ अजीब हुआ था। उसने उस शिप पर अपनी बेटी की आवाज सुनी और तो और उसने उसे देखा भी, जबकि वो तो मर चुकी है। फिर जेरोम क्लेमेंस से बात करने आता है। क्लेमेंस उसे देखते ही कहती है कभी भी उसके कवर से किसी को जज नहीं करना चाहिए और मुझे लगता है तुमने मुझे देख के ही मुझे जज कर लिया होगा। जेरोम उसे अपना परिचय बताता है। तभी क्लेमेंस को लगता है कि उसने पहले भी उसे कहीं देखा है। यानी किस बात से वो घबरा कर वहाँ से जाने लगती है। जेरोम को वहाँ के गार्ड पकड़ने लगते हैं, क्योंकि जेरोम इस शिप पे एक घुसपैठिया था। उसने एक क्रू मेंबर का यूनिफॉर्म चुरा कर पहन लिया था। वो उसे पकड़कर एक रूम में बंद कर देते हैं। अब थर्ड क्लास में देखते हैं क्रेस्टर उसे सिगरेट बॉक्स को देख रहा था। अभी वहाँ पर कैरिना आ जाती है और उससे कहती है कि ये बॉक्स तुम्हें उसी ने दिया है ना। तुम्हें तो पता है कि अमीर आदमी कभी भी कुछ भी फ्री में नहीं देते। ये उसने तुम्हें दिया है, इसका मतलब उसे तुमसे भी कुछ चाहिए होगा। कैप्टन अपने रूम में फिर से उस सीक्रेट रूम में जाता है, लेकिन इस बार जब वो नीचे उतरता है तो चारों तरफ दीवार थी। तभी उसके दरवाजे पर ओइलेग आता है। ओइलेग कैप्टन को बताता है करीबन 3000 टन कोयला बचा हुआ है। वो उससे पूछता है कि हम फिर से अपने रास्ते पे कब चलेंगे। कैप्टन उसका कोई जवाब नहीं देता और अंदर चला जाता है। और अब हमें एंजल और रेमिरो के बीच का सीक्रेट पता चल जाता है। दरअसल रेमिरो कोई पादरी नहीं है और न ही वो दोनों भाई है, वो तो एंजल का नौकर है। भी पता चलता है कि इन दोनों के बीच फिजिकल रिलेशनशिप है। सभी लोग हॉल पे इकट्ठा हो जाते हैं। कैप्टन उनसे कहते हैं कि वो प्रोमेथियस शिप को अपने साथ फिर से यूरोप लेके जा रहे हैं। वो लोग अब न्यूयॉर्क नहीं बल्कि यूरोप वापस जा रहे हैं, कि उनके पास इतना सामान नहीं है और कोयला भी नहीं है। और प्रोमेथियस शिप को वापस ले जाने में उन्हें ज्यादा पावर की जरूरत होगी। वो यूरोप से अभी ज्यादा दूर नहीं आए हैं, उनका यूरोप लौटना ही सही होगा। तभी यात्री को ये फैसला मंजूर नहीं होता कि सभी जल्द से जल्द न्यूयॉर्क पहुंचना चाहते हैं। वो कैप्टन से कहते हैं इस खाली शिप को क्यों बचाना है। कैप्टन इसका कोई जवाब नहीं देते। वो बाहर आ जाते हैं। मीरा भी उसके पीछे आ जाती है और उससे बोलती है कि वो वापस नहीं जा सकती। कैप्टन इससे कहता है कि कंपनी हमसे कुछ छिपा रही है। जो शिप 4 महीने से लापता थी, अचानक वो मिलने पर कंपनी ने उसे डुबाने को क्यों कहा। और जब मैं रवाना हुआ तो मेरे लगेज पे किसी ने ये लेटर भी रखा। फिर प्रोमेथियस शिप के साथ मेरी फैमिली का क्या लेना देना है और अब मेरा फैसला बिल्कुल नहीं बदलेगा। सारे लोग हॉल में होते हैं। अब डेनियल इस बात का फायदा उठाता है और वो क्रेस्टर की छोटी बहन को अकेला पाकर उसे मार देता है। क्रू मेंबर्स को क्रेस्टर की छोटी बहन मरी हुई मिल जाती है। एपिसोड के एंड में हम डेनियल के हाथ पर मोरा का फोटो देखते हैं। एपिसोड 3 द फॉग जो शुरू होता है लिंगी से। लिंगी एक सपने में होती है जिसमें वो एक बॉक्स में बंद होती है और कोई उसे समुद्र में फेंक देता है। वो डूब रही होती है, जाग जाती है, फिर से तैयार होकर बाहर आ जाती है, जहाँ पर उसकी माँ इवेन के साथ बैठी हुई थी। दरअसल इवेन की ही ये दोनों गुलाम होती है। जैसा चाहेगी उन्हें वैसा ही करना होगा। इधर कैस्टर की छोटी बहन को दिखाने के लिए फर्स्ट क्लास से डॉक्टर बुलाया जाता है। उसका चेकअप करता है, बताता है कि इसकी मौत कुदरती हुई है कि उसकी बॉडी में कोई भी चोट की निशान नहीं थी। वही अचानक शिप की रफ्तार भी कम हो जाती है और जब वो सभी लोग बाहर आकर देखते हैं तो चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था, जैसे कि मानो उन्हें रोकने के लिए ये कोहरा आया हो।
कैप्टन डिसाइड करते हैं कि जब तक कोहरा नहीं हटेगा वो लोग यहीं पर रहेंगे। मोरा को अपने रूम में ले आता है और अपनी बेटी का रिबन दिखाता है। वो उसे कहता है कि ये मुझे प्रोमेथियस शिप पर मिला था, मुझे नहीं पता आखिर मेरी बेटी का रिबन वहाँ पर क्या कर रहा था। आगे वो अपने बेड के नीचे उस सुरंग को भी उसे दिखाता है। कहता है कि मैं शिप का हर कोना जानता हूँ, तो मेरे हिसाब से ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। अपने वाले जरूर कुछ छिपा रहे हैं। उस शिप पर जो भी हुआ होगा कैप्टन ने उसे अपनी डायरी पर जरूर लिखा होगा। तो मैं फिर से वहाँ जा रहा हूँ उस डायरी को ढूंढने के लिए। मोरा भी उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। थर्ड क्लास में क्रेस्टर की बहन को अब सभी ढूंढ रहे थे क्योंकि उसे खोए हुए बहुत समय हो चुका था। दूसरी तरफ हम देखते हैं इवेन लिंगी के सारे कपड़े उतरवा देती है। चलता है कि वो अभी तक वर्जिन है। दरअसल लिंग ई की माँ लिंग ई को हमेशा छिपा कर रखती थी और ऐसा कुछ हुआ था कि लिंगी ने एक लड़की की जगह ले ली थी। इवेन को भी हैरानी होती है कि उसके ग्रुप में एक वर्जिन लड़की अभी तक है। इवेन उसकी खूब तारीफ करती है और उसे रेडी रहने के लिए कहती है। लिंगी की माँ अब लिंगी पर चिल्लाती है और कहती है कि तुम्हें अब शांति मिल गई ना, मैं तो बस तुम्हारा भला चाहती थी कि तुम इन सब चीजों से दूर रहो। इस पर लिंगी अपनी माँ पर गुस्सा करती है, तो हमेशा मुझे छिपा कर रखा है, खुशी मेरी आजादी, आपने तो सब कुछ छीन लिया था। लिंगी अपनी माँ की बात सुनकर नाराज हो जाती है, उसे भागने लगती है। भागते भागते वो एक बॉक्स के अंदर छिप जाती है, जिसमें फिर से वो अपने बीते हुए कल में चली जाती है, जहाँ पर उसके सामने उसकी बहन होती है। लिंगी को छिपाकर इंग्लैंड भेजने वाले थे, इसलिए लिंगी ने उसके चाय में वो दवाई मिलाई थी जो उसकी माँ उन मर्दों को देती थी, जिसे पीते ही वो सो जाते थे। लिंगी बस चाहती थी कि उसकी बहन सोते हुए वहाँ पहुँच जाए और सेफ रहे। वो तो केवल उसे बचाना चाहती थी, लेकिन शायद उसने गलती से ज्यादा दवाई मिला दी जिससे उसकी मौत हो जाती है। और तब से लिंगी उसकी जगह लेकर बैठी हुई है और वो अब देख रही होती है कि वो खुद और उसकी माँ उस बक्से को पानी में डाल देते हैं जिसमें वो अभी खुद होती है। तभी ओलेग वहाँ जाता है और उस बॉक्स को खोल देता है। लिंगी होश में आती है और वो सिर्फ उसका वहम था। ओलेग उसे रिलैक्स करता है और अपनी जैकेट भी उतार कर उसे देता है। इधर कैप्टन और मोरा दोनों ही फिर से उस शिप के लिए निकल पड़ते हैं। प्रोमेथियस शिप पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो अलग अलग जगह पे फिर से तलाशी लेना शुरू करते हैं। तभी मोइरा कैप्टन से कहती है, मुझे लगता है उन्होंने उनको जला दिया होगा। तो वो दोनों अब राख को हटाकर कुछ न कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैप्टन को यहाँ पर कुछ और ही मिल जाता है। वो एक बुक होती है जिसके अंदर प्रोमेथियस शिप पर चढ़ने वाले लोगों की लिस्ट भी थी। वो उस पेज को निकाल लेता है और मोरा से कुछ नहीं कहता। दोनों फिर से वहाँ से अपने शिप पर आ जाते हैं। क्रेस्टर अपनी बहन को ढूंढने के लिए सीढ़ियों पर खड़ा होता है, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। पर एंजल भी आ जाता है। क्रेस्टर उससे अपनी बहन के बारे में पूछता है, लेकिन एंजल को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। खैर वो दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं और एक दूसरे के पास आ जाते हैं। एंजल क्रेस्टर को अपनी हकीकत एक्सेप्ट करने के लिए कहता है कि वो क्या है। लीना को एक क्रू मेंबर आकर बता देता है कि उसकी बहन की डेथ हो गई है और उसकी डेथ कैसे हुई इसके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता। कैरीना अपनी बहन को इस हालत में देखकर बहुत दुखी होती है, तो गोदी में उठाकर थर्ड क्लास में ले आती है। बाकी लोगों का यही कहना होता है कि जब से वो बच्चा इस शिप पर आया है तब से कुछ ना कुछ हो रहा है। का कोई बच्चा नहीं, शैतान है। मोरा के रूम में भी बेड के नीचे एक सीक्रेट दरवाजा था जिसमें से इलोइट कहीं चला जाता है उस पिरामिड को लेकर, और थोड़ी ही देर में वो वापस आ जाता है। ऊपर आता है तो उसका दरवाजा नॉक होता है। वो उसे खोलता है तो सामने डेनियल होता है। डियन उससे पूछता है, क्या तुम्हें वो मिला? इसके जवाब में इलोइट उसे ना कहता है। अब इस शिप पर फिर से मौत का सिलसिला शुरू हो जाता है। क्रू मेंबर्स को कई लाशें मिलती है। लूसियम को देखते हैं। लूसियम एक दवाई ले रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर सेलेमेंस आ जाती है और उससे सवाल करती है कि वो आखिर इतना रेडी होकर कहाँ जा रहा है, लेकिन लूसियम उसे कोई जवाब नहीं देता। आगे लूसियम लिंग यू के रूम में चला जाता है। बियन का यही काम था, वो लोगों से पैसे लेती थी और लड़कियों को बेचती थी। लिंग यू उसके सामने बहुत अच्छा डांस करती है और जब वो कपड़े उतार रही होती है तो लूसियम उसे मना कर देता है और कहता है, हमारे साथ बैठकर थोड़ा अच्छा फील करना चाहता हूँ। लूसियम ने अपनी दवाई नहीं ली थी। फिर से उसके हाथ कांपने लगते हैं और वो लिंग यू से कहता है कि चिंता मत करो, ये थोड़ी देर के लिए होता है, और वो जमीन पर गिर पड़ता है। आगे देखते हैं शिप का एक क्रू मेंबर थर्ड क्लास में आता है और उन्हें भड़काता है कि ऐसे ही वो लोग इधर रहे तो वो कहीं नहीं जा पाएंगे और यही मारे जाएंगे। इस शिप को अपने कमांड पे लेना होगा। थर्ड क्लास के लोग वैसे ही परेशान थे और क्रेस्टर की बहन की डेथ भी हो गई थी, इसलिए कैरीना सबसे आगे आती है। देखकर सभी उसके साथ देने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो ओलेग उन्हें रोकना चाहता है, लेकिन वो अभी कुछ नहीं बोल सकता, इसलिए वो सोचता है कि इसके बारे में कैप्टन को बताना चाहिए। जैसे वो कैप्टन को बताने जा रहा होता है, सभी लोग उसे पकड़ लेते हैं और पकड़कर उसे रूम में बंद कर देते हैं। उस रूम के अंदर जेरोम भी बंद था। इधर देखते हैं कैप्टन जो पेपर लेकर आए थे, शिप की लिस्ट पे मोरा का नाम भी था।
इसीलिए उन्होंने मोरा को कुछ नहीं बताया। अब मोरा का नाम उस शिप की लिस्ट पर कैसे आया ये तो आगे ही पता चलेगा। पर सभी थर्ड क्लास के लोग आ जाते हैं, सभी पर बंदूक तान देते हैं, उनसे शिप को मोड़ने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ कमरे में हम देखते हैं डेनियल एक रिमोट निकालता है और अब हमें ये पता चलता है प्रोमेथियस शिप से कोऑर्डिनेट वो ही भेज रहा था। डेनियल के पास एक रिमोट है और इस बार वो रिमोट से प्रोमेथियस शिप को ही गायब कर देता है। एपिसोड 4 द फाइट। इस एपिसोड की शुरुआत होती है जेरोम से। दरअसल जेरोम और लूसियम दोनों ही दोस्त थे, दोनों फ्रांसीसी सेना के ग्रुप में थे। इन दोनों का काम था लेफ्टिनेंट के ऑर्डर को फॉलो करना। उस दौरान वो दोनों एक युद्ध में होते हैं जिसमें उनका लेफ्टिनेंट मारा जाता है। अब उन्हें ऑर्डर देने वाला भी कोई नहीं था, इसलिए लूसियम इसका फायदा उठाना चाहता है। वो चाहता है कि जेरोम और लूसियम दोनों ही लेफ्टिनेंट का रूप ले ले, उनके कपड़े पहनकर। इससे उनको बहुत ही फायदा होगा और उन्हें घर भेज दिया जाएगा और वो अपनी पूरी लाइफ ऐशो आराम से गुजार पाएंगे। लेकिन जेरोम ऐसा नहीं करना चाहता। अगर वो पकड़े गए तो उन्हें गद्दार भी कहा जाएगा। लेकिन लूसियम जेरोम को अब बंद कर देता है और कहता है कि अब मैं फ्रांसीसी सेना से ये कहूंगा कि तुम गद्दार हो। और वो लेफ्टिनेंट के ड्रेस से बैच को निकालकर उसे दे देता है और कहता है कि जेल में ये तुम्हारे काम आएगा। ये वही बैच था जिसे जेरोम ने लूसियम के रूम में रखा था। जेरोम की आंख खुलती है और वो इस वक्त होता है उसी बंद रूम में जिसमें अब कैप्टन और रेमिरो को भी बंद कर दिया गया था। उस रूम में फ्रेंच आते हैं, जेरोम और ओलेग को अपने साथ ले जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पे लाशों की और भी बहुत सारी ढेर लग चुकी है। उनसे उन लाशों को नीचे फेंकने के लिए कहते हैं। ओलेग जेरोम से कहता है कि इन सबको बीमारी है, ये ऐसे कैसे मर रहे हैं? हो सकता है प्रोमेथियस शिप में भी ऐसे ही लोग मरे होंगे। वो दोनों एक एक करके लाश को नीचे फेंकते हैं। वहीं मौका पाकर जेरोम वहाँ से भाग निकलता है। शिप के क्रू मेंबर्स को ये भी पता चलता है कि प्रोमेथियस शिप अचानक गायब हो गया है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? वो शिप तो इनके शिप से बंधी हुई थी। ये देखते हैं थर्ड क्लास के लोग शिप के फर्स्ट मैन को पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं कि अब कमांड हमारे हाथों में आ चुकी है, हमें बताओ इस शिप पर क्या चल रहा है, लोग क्यों मर रहे हैं। उनसे कहता है कि उसे भी उनकी तरह कुछ नहीं पता, लेकिन जब से प्रोमेथियस शिप से हम उस बच्चे को लेकर आए हैं तब से ये सब कुछ हो रहा है। तो ये सुनकर क्रेस्टर की मॉम सबसे कहती है कि मैंने कहा था ना कि वो शैतान है, अगर हमें सब कुछ ठीक करना है तो हमें उसे मारना होगा। सब लोग उसके इस बात से सहमत हो जाते हैं और उसे पकड़ने के लिए वो मोरा के रूम की तरफ जाते हैं। कैप्टन रेमिरो की मदद से वहाँ पर लगी एक जाली को खोलकर वहाँ से भाग निकलते हैं। हमें सेलेमेंस और लूसियम को दिखाया जाता है। सेलेमेंस को उसकी दवाई का कंटेनर मिल गया था, इसलिए वो उससे पूछती है कि ये किस चीज की दवाई है और लूसियम उसे बताता है कि उसे दौरे पड़ते हैं, इसलिए वो ये दवाई लेता है और इसी दवाई की लेने की वजह से वो उसे संतुष्ट भी नहीं कर पाता। दरअसल सच बात तो ये है कि लूसियम मरने वाला है, उसके पास ज्यादा समय भी नहीं है। कि लूसियम जब ड्रॉ खोलता है तो उसमें उसे वही बैच मिलता है। उस बैच को यहाँ पर देखकर डर जाता है। क्रेस्टर की मॉम अपने लोगों के साथ मोरा के रूम के बाहर आ जाती है। रूम की तलाशी लेने पर वो बच्चा वहाँ पे नहीं मिलता। मोरा को अंदर बंद करके दूसरी जगह उस बच्चे को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। अब वो सब लोग सबकी रूम की तलाशी लेते हैं और सभी को उन्हीं के रूम में बंद कर देते हैं। जब वो एंजल के रूम में आते हैं तो एंजल क्रेस्टर से पूछता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है और उसे क्रेस्टर की आंखों से पता चल जाता है कि इनके बीच में क्या चल रहा है। क्रेस्टर की मॉम क्रेस्टर से कहती है काश तुम अपनी छोटी बहन की जगह मरे होते। जब क्रेस्टर वहाँ से जा रहा होता है तो एंजल उसका हाथ पकड़ लेता है और क्रेस्टर अपना हाथ छुड़ाकर उस पे थूक देता है। इधर हम देखते हैं कि मोरा उस रूम में बंद है। वो बच्चा बेड के नीचे उस सीक्रेट रूम में छिप गया था। मोरा अब डोर को खोलने की कोशिश करती है। टॉयलेट उसके पास आता है, हथेली को खोलकर बीटल को छोड़ देता है। बीटल बाहर जाकर उनके लिए डोर खोल देता है। वो दोनों बीटल को फॉलो करते हुए लाइफ बोट के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर ऑलरेडी कैप्टन रेमिरो, सेलेमेंस और जेरोम मौजूद होते हैं। तभी वहाँ पर क्रेस्टर आ जाता है अपने लोगों के साथ, क्योंकि क्रेस्टर ने उन्हें देख लिया था यहाँ पर आते हुए। क्रेस्टर उनसे कहता है कि वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, हमें सिर्फ वो बच्चा चाहिए। पर मोरा इलोट के आगे खड़ी हो जाती है क्योंकि वो इस तरह इलोट को उनके हवाले नहीं कर सकती थी। हम देखते हैं इलोट खुद ही आगे आ जाता है और उनके साथ चला जाता है। जब जेरोम उसे बचाने के लिए आता है तो फ्रेंच उस पे गोली चला देता है। एरिना क्रेस्टर को रोकती है और उससे कहती है कि मॉम के पागलपन में उनका साथ मत दो। क्रेस्टर उससे कहता है तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुमने कभी किसी की जान ली ही नहीं। एरिना ने किसकी जान ली थी वो हमें आगे पता चलेगा। फर्स्ट क्लास के लोग और कैप्टन को भी उन सभी ने एक बड़े से हॉल में बंद कर दिया था। वहाँ पर गेट को तोड़कर जेरोम आ जाता है क्योंकि उसे गोली सिर्फ उसके बाजू में लगी थी। जेरोम उन सभी से कहता है कि मैं बड़ी मुश्किलों से यहाँ तक पहुँचा हूँ और अब मैं यहाँ पर नहीं मरने वाला। तो सभी लोग पागल हो चुके हैं
और हम सबको मिलकर अब उन्हें रोकना होगा। शिप के बाहर देखते हैं क्रेस्टर की मॉम सभी को कन्विंस कर रही होती है कि हमें इस बच्चे को नीचे फेंक देना चाहिए। अभी वहाँ पर मोरा और कैप्टन अपने लोगों के साथ आ जाते हैं। मोरा उन्हें समझाती है कि उस बच्चे की वजह से कुछ नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पर बात नहीं बनती और सभी में लड़ाई शुरू हो जाती है। मोरा की नजरें इलोइड को ढूंढ रही थी और वो देखती है क्रेस्टर की मॉम इलोइड को उठाकर जहाज से नीचे फेंक देती है। वहाँ पर लूसियम भी पहुँचता है और वो सेलेमेंस को जेरम के साथ देख लेता है। लूसियम सेलेमेंस को उससे दूर करके उसे खींच के वहाँ से ले जाता है। जिसकी वजह से इतनी लड़ाई हो रही थी, उन्होंने तो उसे नीचे फेंक दिया था, इसलिए अब लड़ाई खत्म हो जाती है और सभी अपने अपने ग्रुप के साथ चले जाते हैं। कैप्टन मोरा के पास आता है और उससे कहता है कि अब सच बताने का टाइम आ गया है कि तुम्हारा प्रोमेथियस शिप से क्या लेना देना है और तुम कौन हो। तभी वहाँ के ड्रॉर में से एक रोशनी चमकती है और वहाँ से निकलता है इलोइड। वहाँ पर सभी इलोइड को वहाँ पर देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उसे तो जहाज से नीचे फेंक दिया था और ये इम्पॉसिबल था कि इतने ऊपर से गिरने के बाद भी कोई बचा हो। इलोइड मोरा के पास आता है और उसे गले से लगा लेता है। एपिसोड 5 द कॉलिंग। इधर लूसियम सेलेमेंस को सच बताता है कि वो जेरोम को पहले से कैसे जानता है। वो हकीकत में लेफ्टिनेंट नहीं है और उसके पास जो भी जमीनें हैं वो उसका नहीं है। सेलेमेंस की शादी एक आम इंसान से हुई थी। कैरीना आ जाती है कैप्टन के पास, सभी से कहती है कि मैं अपनी माँ को रोकने की कोशिश करूंगी। तभी वहाँ के कैबिनेट से आवाज आने लगती है, क्योंकि उन सभी ने इलोइड को कैबिनेट में बंद कर दिया था। मोरा उसे खोलने जाती है, लेकिन वहाँ पे सभी लोग उस कैबिनेट को खोलने के लिए उसे मना कर रहे होते हैं। जब वो नहीं मानती है तो वो लोग उस पर फायर कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि अचानक सब कुछ रुक जाता है। मोरा और इलोइड के अलावा सभी लोग पॉज हो चुके थे। मोरा इलोइड से कहती है, क्या तुमने ये सब इस पत्थर से किया है? आखिर ये सब चल क्या रहा है, मुझे अभी बताओ। और इलोइड उसे कुछ दिखाने के लिए उसे वहाँ से ले जाता है। उनके जाते ही वहाँ पे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और वहाँ पर सभी लोगों को ये लगता है कि इलोइड और मोरा वहाँ से गायब हो गए। अभी वहाँ पर अचानक अलार्म बजने लगता है। थोड़ी देर बाद वो अलार्म बंद हो जाता है और घड़ी की एक टिकटॉक की आवाज शुरू हो जाती है। घड़ी की आवाज कोई नॉर्मल आवाज नहीं थी, क्योंकि इसे सुनकर बहुत सारे लोग हिप्नोटाइज हो रहे थे और वो सभी लोग सीधे कतार पर चलकर जहाज के ऊपरी हिस्सा में जा रहे थे। इस घड़ी की आवाज से लिंगी की मॉम और क्रेस्टर भी हिप्नोटाइज हो चुके हैं। वो लोग उन्हें फॉलो करते हुए ऊपर जाकर देखते हैं तो वो सभी लोग जहाज से कूद रहे थे। इलोइड मोरा को फिर से 1011 रूम में ले आता है और उसके कान में कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, तुम्हें क्रिएटर से पूछना होगा। इलोइड फिर से उस सीक्रेट डोर को खोलता है। वो दोनों उसी सुरंग से निकलकर आ जाते हैं एक दूसरी जगह पर, जहाँ पर मोरा को सामने एक बड़ी बिल्डिंग दिखाई देती है। उनके पीछे पीछे वहाँ डेनियल भी आ जाता है और वो इलोइड से कहता है तुम्हें उसे यहाँ पर नहीं लेकर आना चाहिए था। पर इलोइड उससे कहता है कि हम यहाँ तक कभी नहीं पहुँचे, हो सकता है इस बार बात बन जाए। डेनियल उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम थोड़ी देर के लिए यहीं पे रुको, जहाज के डूबने से पहले हमें ये सब रोकना होगा। फिर जहाज पर बाकी लोग उस टिकटॉक की आवाज से बचने के लिए अपने आप को रस्सियों से बांधने लगते हैं। डेनियल फिर से जहाज पर आकर जहाज पर लगे एक मशीन का गेट खोलकर रिमोट से कुछ करने लगता है। आखिरकार डेनियल एक बटन दबाता है जिससे घड़ी की टिकटॉक की आवाज बंद हो जाती है। इधर मोरा उस बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाती है, जो कि एक मेंटल हॉस्पिटल था। यहीं पर उसे रखा गया था, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं है। वो फिर से होश में आती है और वो अपने आप को अपने ही रूम में वापस पाती है। वो कैप्टन के पास आती है और उसे बताती है इलोइड ने उस काले पत्थर से समय को रोक लिया था। मुझे भी ये नहीं पता कि वो ये सब कैसे कर पा रहा है। कैप्टन मोरा को वो लिस्ट दिखाता है और कहता है कि इस लिस्ट में तुम्हारा नाम क्या कर रहा है, इसका मतलब तुम प्रोमेथियस शिप पर थी। मोरा कहती है उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ मोरा ने कैप्टन से बहुत कुछ छिपाया था और वो अब उसे सब बताती है। दरअसल फ्रैंकलिन उसकी मॉम का नाम है और उसके फादर हेनरी ने प्रोमेथियस शिप को खरीदा था। और ये सब सिर्फ बिजनेस करने के लिए नहीं था, उन्हें ये जानना था कि इंसान का दिमाग कैसे काम करता है और नुकसान होने पर उसे कैसे ठीक किया जाए। और इसी चीज को एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसने प्रोमेथियस शिप को खरीदा। शायद अभी वो जिस शिप पर है उसे भी उसके फादर ने खरीदा होगा और यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है। कैप्टन मोरा से कहता है कि सिर्फ यही एक अजीब चीज नहीं है। वो उसे वही पेज दिखाता है जिसमें कि उसके खुद के सिग्नेचर थे। वो मोरा से कहता है शायद मैं प्रोमेथियस शिप का कैप्टन था। इधर हम देखते हैं कि फर्स्ट मैन के पास भी एक रिमोट है। घड़ी की टिकटॉक की आवाज भी बंद हो चुकी थी, इसलिए सभी एक दूसरे को खोल देते हैं और जहाज के बाहरी हिस्से पे आ जाते हैं। वे एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं कि अब इतने ही लोग बचे हुए हैं। तभी वहाँ पर फर्स्ट मैन आता है और कैप्टन को कंपनी द्वारा भेजे गए मैसेज को दिखाता है और उसमें वही लिखा था शिप। मोरा कहती है कि वो बार बार एक ही मैसेज क्यों भेजेंगे। इस पर डेनियल कहता है कि मुझे नहीं लगता उनका इशारा प्रोमेथियस शिप की तरफ है, उनका इशारा हमारे शिप के लिए है। वेल अब हम देखते हैं ये सब कुछ करने वाले मास्टरमाइंड को।
वो मोरा के फादर हेनरी है। वहाँ पर एक सर्वेंट आता है और कहता है करब रोप से हमें ये कोड मिले हैं और शिप से इस कोड को भेजा था फर्स्ट मैन ने। हेनरी कहता है कि उन सबको बता दो कि उनके पास अब ज्यादा टाइम नहीं है और उस बच्चे को पकड़कर मेरे पास ले आओ। एपिसोड 6 द पिरामिड्स। अभी भी उन सभी के बीच इन्हीं चीजों को लेकर मसला चल रहा था, लेकिन तभी डेनियल उन सभी को समझाता है कि उनके पास टाइम कम है। वहाँ पर इंजन बंद पड़ा है, अगर हम जल्द से जल्द इंजन को स्टार्ट नहीं करेंगे तो वो फिर से चालू नहीं होगा। कैप्टन उसकी बात से एग्री करता है और सभी को टीम में बांट देता है। कुछ लोगों को वो जहाज पर बचे बाकी लोगों को ढूंढने के लिए भेज देता है, तो कुछ लोगों को वो इंजन के पास भेज देता है। खुद और मोरा वो दोनों ढूंढने जाते हैं उस बच्चे को। फिर इंजन के पास जाने वाले ग्रुप को शिप पर एक अजीब चीज दिखाई देती है जो कि लगातार बढ़ रही थी। मोरा कैप्टन को उसी जगह पे ले आती है जहाँ पर उसने आखिरी बार उस बच्चे को देखा था और मोयरा उस बिल्डिंग के बारे में बताती है कि वो बिल्डिंग उसके फादर ने बनवाई थी। उसके फादर उसकी मॉम से बहुत प्यार करते थे, दुनिया में उनके लिए सिर्फ एक वही थी। लेकिन जब उसका भाई और वो पैदा हुए तो उसकी माँ बीमार होती गई। वो धीरे धीरे उनका नाम और उन्हें भी भूलने लगी और इन सब का कसूरवार हेनरी उन दोनों को समझता था। अपनी वाइफ का इलाज करने के लिए उसने ये हॉस्पिटल बनवाया और वो जानना चाहते थे दिमाग अगर कमजोर हो जाए और किसी को भूल जाए उसे रिकवर कैसे किया जाए। इसलिए उसने दिमाग पर रिसर्च करने का प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। हम आइवेन को देखते हैं जो शिप से अजीब चीज निकल रही होती है, वो उसे छू लेती है। एरिना को देखते हैं जिसे क्रेस्टर दिखाई देता है, वो उसे फॉलो करते हुए एक रूम के अंदर चली जाती है और वहाँ से वो पहुँच जाती है अपने बीते हुए कल में। और हमें पता चलता है कैरिना का परिवार एक गरीब परिवार है। वो लोग जिनकी खेती में काम करते हैं उसके मालिक के बेटे के साथ क्रेस्टर का अफेयर था और इसी वजह से वो आदमी क्रेस्टर पर गन चलाता है। हमें पता चल जाता है कि क्रेस्टर के चेहरे पर वो निशान कैसे आए थे। वो क्रेस्टर और उसके माँ बाप को बांधकर कैरिना के साथ जबरदस्ती करता है। कैरिना अपने आप को बचाने के लिए पहले उसके सिर पर पत्थर मारती है और उसके बाद उसी का गन उठाकर उसे मार देती है। यानी कि कैरिना के पेट में जो बच्चा है वो उसी आदमी का है। वो अब रियलिटी में आ जाती है और सेलेमेंस उसे रिलैक्स करती है। इधर उन सभी ने इंजन को चालू कर दिया था। लूसियम जेरोम से माफी मांगता है अपनी गलती के लिए। इधर मोरा एक दीवार के पास खड़ी होती है तो कहती है कि यहाँ पे एक दरवाजा था। अभी वहाँ पर डेनियल भी आ जाता है और उस बिल्डिंग पर भी वो काली चीज फैल रही थी। डेनियल कहता है हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, ये चीज तेजी से फैल रही है। कैप्टन उससे कहता है तो इसका मतलब तुम्हें पता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। कैप्टन को ये लग रहा था कि डेनियन सब कुछ कर रहा है, इसलिए वो उसे गन पॉइंट पे ले लेता है, लेकिन डेनियन अपने रिमोट से उसे गायब कर देता है। डेनियन मोरा से कहता है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है कि मैं कौन हूँ, कि तुम याद करने की कोशिश करो, हमारी शादी हुई थी 12 साल पहले। तो मोरा को भी डेनियल की बातों पे विश्वास नहीं होता। कैप्टन के गिरे हुए गन को उठाकर उस पे तान देती है। डेनियल उससे कहता है कि यहाँ पर जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब कुछ सच नहीं है। मोरा उसकी नहीं सुनती है और उसे एक रूम में ले जाकर लॉक करके बाहर आ जाती है। जब वो बाहर आती है तो उसे इलॉइड की एक बात याद आती है कि वो सब कुछ सुन रहे हैं, इसलिए वो वहाँ पर तेज चिल्लाकर कहती है डैड मुझे पता है कि आप मुझे देख रहे हो। जोर से गन को फेंकती है। जब वो गन को फेंकती है तो वहाँ पर एक मिरर पर दरार आ जाता है। वो उसके पास जाकर जब उसे खोलती है तो उसे शिप का ही तल मिलता है। फर्स्ट मैन को देखते हैं क्योंकि कैबिनेट में बैठकर वहाँ से गायब हो जाता है और डायरेक्ट हेनरी के पास पहुँच जाता है। हेनरी उससे पूछता है और कितना समय लगेगा। फर्स्ट मैन उससे कहता है कि ट्रांसफर होने में 48 घंटे लगेंगे। आगे हेनरी कहता है कि उस बच्चे को ढूंढो, हमें उस पिरामिड्स की जरूरत है। सब लोग हकीकत से बिल्कुल अनजान हैं। वो लोग वही देखना चाहते हैं जो उनके दिमाग में चल रहा है। कैप्टन को देखते हैं वो रास्ता ढूंढते हुए एक शिप पे पहुंच जाते हैं। ये शिप प्रोमेथियस शिप थी। यहाँ पर उसी शिप की तरह बहुत सारे शिप थे पर एक्सपेरिमेंट किया जा चुका है। एपिसोड 7 द स्ट्रोम। एपिसोड की शुरुआत होती है डेनियल के सपने से और वो इस वक्त मोरा के साथ है। वो दोनों एक दूसरे को कभी ना भूलने की बात कर रहे होते हैं। तभी मोरा उठ के बाहर चली जाती है। फिर वहाँ पर एक अलार्म बजने लगता है। डेनियल उठ के जब बाहर जाता है तो वहाँ पर सिर्फ मोरा के कपड़े होते हैं। इसी के साथ डेनियल जाग जाता है और वो अभी भी उस रूम में लॉक है। डेनियल मोरा से कह रहा होता है कि मुझे बाहर निकालो क्योंकि शटडाउन शुरू होने वाला है। अगर शटडाउन हो गया तो प्रोग्राम वापस शुरू हो जाएगा। लेकिन मोरा उसकी नहीं सुनती है और जहाज पर लौट आती है। जब मोरा शिप पे आती है तो वहाँ पर बहुत तेज तूफान आ चुका था। बाकी बचे हुए मेंबर्स सभी कंट्रोल रूम में होते हैं और उनमें से किसी को भी शिप को चलाना नहीं आता। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो कैप्टन को ढूंढेंगे। अलग अलग दिशाओं में निकल पड़ते हैं कैप्टन को ढूंढने के लिए। एलन वही रुक जाती है क्योंकि उसने काले पत्थर को छू लिया था जिससे उसकी तबीयत बिगड़ रही थी। मोरा जब कंट्रोल रूम में आती है तो आइलैंड को संभालती है और उसे कहती है कि डरो मत, तुम बस ये सोचो ये सब कुछ जो भी हो रहा है ये सारी तुम्हारी कल्पनाएं हैं। अभी मोरा को याद आता है हो सकता है कप्तान अपनी यादों में चला गया हो।
इसलिए मोरा कैप्टन के रूम में जाकर उसी सीक्रेट दरवाजे से उसके घर पर पहुंच जाती है, लेकिन वहाँ उसे कैप्टन नहीं मिलता। वो वापस शिप पर आ जाती है। बंद कमरे में डेनियल को पता था कि ये जगह सच्ची नहीं है, इसलिए वो यहाँ से बाहर निकालने का रास्ता ढूंढने लगता है और लकीली उसे रास्ता मिल जाता है। इसी तरह वो रास्ता ढूंढते ढूंढते अलग अलग जगहों में पहुंच जाता है जो कि सबकी यादों से बनी हुई थी। आखिरकार वो मोरा की यादों में पहुंच जाता है। इसी जगह पर डेनियल ने इलोइड को छुपाया था और हमें ये पता चलता है कि इलोइड डेनियल और मोरा का ही बेटा है। डेनियल उसे कहता है कि तुम्हारी मॉम को कुछ भी याद नहीं है और उसे वो कोऑर्डिनेट्स भी याद नहीं है। इलोइड डेनियल को अपनी मॉम का रिंग देता है और कहता है इस बार वो जाग जाएगी। फिर वो वहाँ से चला जाता है और हम देखते कि फर्स्ट मैन ड्रॉ में से एक गैजेट को निकालते हैं जिसके जरिए वो पता लगा लेता है कि इलोइड कहाँ पर छिपा हुआ है। वो टेलीग्राम की मदद से हेनरी को कोड भेज देता है कि इलोइड उसे मिल चुका है। मोरा कैप्टन को ढूंढने के लिए अब डेनियल के रूम में चली जाती है। डेनियल की यादों में पहुंच जाती है। जब उस रूम में पहुंचती है तो वहाँ पर उन तीनों की फोटो होती है, पर मोरा को इन सब के बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा था। डेनियल भी नोरा को ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाता है। उससे कहती है अगर वो मेरा बेटा है तो मुझे कुछ भी फील क्यों नहीं हो रहा। कहता है वो सब यादें तुम भूलना चाहती थी इसलिए तुम्हें याद नहीं है। कहता है कि तुम्हें वो कोऑर्डिनेट्स ढूंढने ही पड़ेंगे क्योंकि वो सिर्फ तुम्हें ही याद थे। हमारे पास इतना टाइम नहीं है, शटडाउन होने से पहले हमें वो चाबी ढूंढनी पड़ेगी, नहीं तो वापस सब कुछ रीस्टार्ट हो जाएगा और तुम इसी तरह हर बार फंसी रह जाओगी। ये सब कुछ पहली बार नहीं हो रहा, दर्जनों बार हो चुका है। तुम्हें जगाने के लिए हमें एक चाबी ढूंढनी पड़ेगी। मोरा के गले में एक लॉकेट होता है। मोरा उसे खोलती है तो उसके अंदर चाबी ही होती है। उसे कहती है कि ये उसको लिफाफे में मिला था। इंगी को बाहर अपनी मॉम दिखती है इसलिए वो उनके पीछे चली जाती है। ओलेग उसे वापस लेने के लिए जाता है। ओलेग लिंगी को तो बचा लेता है लेकिन खुद नहीं बच पाता। दूसरी तरफ सेलेमस और जेरोम लूसियम को अपने कमरे में ले आते हैं उसकी दवाई देने के लिए, लेकिन अब बहुत लेट हो चुका था। दवाई टाइम पे न लेने से उसकी मौत हो जाती है। तूफान की वजह से नीचे वाले केबिन में सामान भी गिरने लगते हैं और एक बड़ी सी लकड़ी एंजल के ऊपर गिर जाता है और वो भी मारा जाता है। फ्रेंच और कैरिना कैबिनेट्स के डोर बंद करने गए थे। पानी को अब रोकना उनके लिए पॉसिबल नहीं था क्योंकि कैबिनेट आधे से ज्यादा भर चुका था। जिस गेट को उन्हें बंद करना था के अंदर की तरफ से लॉक टूट गया था, इसलिए फ्रेंच अपने आप को सेक्रीफाइस करता है और कैरिना को अंदर भेज के डोर बंद कर देता है। कैरिना के माता पिता भी दोनों पानी में डूब के मारे जाते हैं। फिर हम देखते हैं हेनरी के लोगों ने इलोइड को पकड़ लिया था। हेनरी वहाँ पर लगे कंप्यूटर में जहाज पे होने वाली हर चीज को देख रहा था और वो कहता है सभी लोग अपनी भावनाओं में खोए हुए हैं कि यादें ही लोगों को कमजोर बनाती है। तभी वहाँ पर शटडाउन का काउंटिंग शुरू हो जाता है। हम देखते हैं समुद्र के बीच में बहुत बड़ा एक तूफान आता है। उसी तूफान में वो शिप भी डूब जाती है। ये शिप भी वहीं पहुंच जाता है प्रोमेथियस शिप के पास और हम देखते हैं प्रोमेथियस शिप में अभी भी कैप्टन वही है। कैप्टन उस शिप से उतरकर करबरोस शिप में आ जाते हैं। एपिसोड 8 द की। हेनरी इलोइड से कहते हैं उसकी माँ ने सब कुछ बेवकूफ बनाया है, अगर तुम में हिम्मत है तो मैं तुम्हें सच दिखा सकता हूँ। हेनरी उसे उसी हॉस्पिटल में 1011 रूम में ले जाता है और कहता है ठीक से देखो इस जगह को, इस जगह पर तुम्हारी मॉम नहीं थी, तुम थे। हेनरी उसे एक इंजेक्शन लगाता है, मोरा की यादों में भेज देता है जहाँ पर वो देखता है अपने मॉम डैड को। मोरा उसके पास आती है और उसे इंजेक्शन लगा देती है। इलोइड फिर से जाग जाता है और हेनरी उससे कहता है जो कुछ भी हो रहा है ये सब कुछ तुम्हारी मॉम ने ही क्रिएट किया है। जब वो छोटी थी उसका दिमाग बहुत तेज चलता था, उसने इतनी सी उम्र में ऐसी ऐसी चीजों के बारे में पढ़ लिया था जो कि एक छोटी बच्ची के लिए नामुमकिन है और ज्यादा जिज्ञासा करना भी इंसान के लिए हानिकारक होता है। आगे देखते हैं शिप पर बचे हुए लोग भी कंफ्यूज हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है और वो एक दूसरे से प्रश्न कर रहे हैं। मोरा उसे सब बताती है कि मेरे फादर ने ये सब कुछ किया है, जो कुछ भी देख रहे हैं वो सच नहीं है। वो बताती है कि डेनियल उसका हस्बैंड है और इलोइड उसका बेटा, लेकिन ये सब उसको याद नहीं है। लेकिन कोई भी उसकी बात पर बिलीव नहीं कर पाता, इसलिए मोरा कहती है तो क्या आप सबको याद है आप शिप पर क्यों चढ़े थे। यहाँ पर सबको हैरानी होती है क्योंकि उन लोगों को ये याद ही नहीं आ रहा होता कि वो लोग शिप पर कैसे आए। लिंगी उनसे कहती है कि मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन अब मैं शिप से उतरना चाहती हूँ। बाकी सब लोग भी उसके बात से सहमत होते हैं और लाइफ बोट को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। मोरा के साथ कैप्टन रुकता है। दोनों अपने अपने रूम में जाकर देखते हैं कि वो सीक्रेट डोर बंद हो चुका है। फिर वो दोनों अब डेनियल की यादों में चले जाते हैं। इधर डेनियल डिवाइस को रीसेट करने की कोशिश कर रहा होता है। डेनियल लगातार डिवाइस में काम कर रहा था, इसलिए जहाज में वो काले पत्थर और भी बढ़ने लगते हैं। इसी वजह से वहाँ पर अलग अलग दरवाजे खुलने लगते हैं जिसमें सभी अलग अलग सिचुएशन में फंस जाते हैं। इधर मोरा और कैप्टन वहाँ से अलग अलग जगह में पहुंच जाते हैं और आखिरकार वो उसी हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर उन्हें मिलता है फर्स्ट मैन। दोनों को ये पता चलता है कि फर्स्ट मैन हेनरी के लिए काम कर रहा है। फर्स्ट मैन रिमोट को दबाता है और कैप्टन वही गिर जाता है। आगे फर्स्ट मैन मोरा को पकड़कर हेनरी के पास ले आता है। मोरा अपने डैड से कहती है कि मैं आपकी बेटी हूँ,
क्यों ऐसा कर रहे हैं आप मेरे साथ? आपने मेरे भाई के साथ क्या किया? इस पर हेनरी उसे जवाब देता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, ये सब बनाने वाली तुम ही हो, तुम ही सब चीज की क्रिएटर हो। फिर से टाइम आ गया है सब कुछ भूलने का, और उसे इंजेक्शन लगा दिया जाता है। हेनरी अब मोरा की चाबी को उस पिरामिड में घुमाता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता, क्योंकि डेनियल ने प्रोजेक्ट के रीस्टार्ट होने के कोड को चेंज कर दिया था, जिससे कि शिप पर वायरस भी हट गई थी और सभी लोग वापस इकट्ठा हो गए थे। डेनियल अब मोरा के पास आता है। मोरा इस टाइम इलोइड के रूम में पहुंच गई थी। डेनियल उसे कहता है कि उसने सिस्टम को करप्ट कर दिया था, से उसने प्रोग्राम को रीसेट कर दिया और सब कुछ रीस्टार्ट नहीं हुआ, और तुम्हें भी अब तक की सारी बातें याद है। डेनियल उसे बताता है कि तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद उसके भाई ने पूरे सिस्टम पर कंट्रोल कर लिया था, और वो मोरा को ये भी बताता है कि उन दोनों ने मिलकर ही ये सब कुछ क्रिएट किया है, कि डैड भी खुद इस लूप में फंसे हुए हैं। वो यहाँ पर किसी भी चीज पर रिसर्च नहीं कर रहा है, तो बस लूप के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए वो प्रोजेक्ट पर नजर रखता था। लेकिन जब भी प्रोजेक्ट फेल हो जाता है तो उन्हें प्रोजेक्ट को रीस्टार्ट करना पड़ता है, और अब तुम्हें जागना होगा और इस लूप को खत्म करना होगा। मोरा को ये सुनकर बड़ी हैरानी होती है कि उन दोनों ने मिलकर इस सब चीज को क्रिएट किया है। डेनियल उसे एक पिरामिड दिखाता है और कहता है हमारे फादर के पास जो पिरामिड है वो अब किसी काम की नहीं है, मैंने उसका लॉक चेंज कर दिया था और अब ये तुम्हारी रिंग से खुलेगी। अब तुम्हें जल्दी करना होगा और जागना होगा। जब तुम जाग जाओगी तो तुम्हें वो कोड याद आ जाएगा, इससे हम ये सब कुछ रोक पाएंगे। अब उससे कहती है जब मैं वहाँ जागूंगी तो क्या तुम मेरे साथ होगे? पर डेनियल कहता है मैं वहाँ पर भी मौजूद होऊंगा। मोरा अपनी रिंग को निकाल कर उस लॉक में लगा देती है। अब मोरा इस प्रोजेक्ट से बाहर आ जाती है और उसकी आंखें खुलती है रियलिटी वर्ल्ड पर, जहाँ वो अपने आप को एक मशीन से कनेक्ट पाती है। देखती है जो शिप में लोग मौजूद थे, पर वो सभी लोग भी मशीन से कनेक्टेड है। मोरा जब कांच से बाहर देखती है तो हमें पता चलता है ये तो पूरा यूनिवर्स है, यानी कि वो लोग अभी स्पेस में हैं। यहीं से उन्होंने अपना प्रोजेक्ट शुरू किया था। कंप्यूटर में मैसेज आता है और प्रोमेथियस शिप की सारी जानकारी उस पे दी जाती है, और उसे एक मैसेज भी आता है उसके भाई की तरफ से, हेलो सिस्टर, वेलकम टू रियलिटी। और इसी के साथ ये सीरीज यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है।